Welcome everyone. Today let's start with polysaccharides. The acid insoluble pellet also has polysaccharides जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. अब हमने जो वहाँ पे वो एनालिसिस करा था उसमें दो चीज़ देखी थी, एक सॉल्युबल पार्ट और एक इनसॉल्युबल पार्ट. जो इनसॉल्युबल था उसमें हमें पॉलीसेक्राइड्स भी मिले. पॉलीसेक्राइड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. पॉलीसेक्राइड्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर. अब पॉलीसेक्राइड्स है क्या? कुछ नहीं है, सिंपल सी एक लॉन्ग चेन है शुगर्स की. तो polysaccharides are the long chains of sugars. They are threads, literally a cotton thread containing different monosaccharide as a building block. Means like ये ऐसे ऐसे ऐसे. They are threads, literally a cotton thread containing different monosaccharides as building blocks. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consists only one type of monosaccharide. मतलब एक जो सेल्यूलोज है वो पॉलीमेरिक है, बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ के जो एक पॉलीमर बना है वो है सेल्यूलोज. और ये कैसा है? होमोपॉलीमर, मतलब एक ही टाइप का मोनोसेक्राइड है और वो है ग्लूकोज. Cellulose is a homopolymer. Starch is variant of this but present as a storehouse of energy in plant tissue. Starch भी इसी का वेरिएंट है लेकिन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी की तरह प्रेजेंट होता है प्लांट टिश्यू में. एनिमल हैव अनदर वेरिएंट. एनिमल के पास दूसरा वेरिएंट होता है जिसे बोलते हैं हम ग्लाइकोजन. इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. अब जो इन्यूलिन है वो क्या है? पॉलीमर है. किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का. इन अ पॉलीसेक्राइड, अभी जो पॉलीमर है फ्रक्टोज का तो ये भी क्या है? होमोपॉलीमर है. इन अ पॉलीसेक्राइड चेन जैसे कि ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड. अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा नॉन रिड्यूसिंग कौन सा रिड्यूसिंग. तो राइट है, आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग. तो राइट हैंड इज द रिड्यूसिंग एंड and the left end is called the non-reducing end. It has the branches as shown in the form of cartoon. Starch forms helical secondary structure. Starch कैसे बनाता है? Helical or secondary structure. In fact, starch can hold I2 molecule in the helical portion. The starch I2 is blue in color. Cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold I2. तो ये important है कि आयोडीन किसका टेस्ट, तो अगर हमें पता लगाने की किसी चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है तो स्टार्च का हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें हम आयोडीन डालते हैं. जो उसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो आयोडीन को अपने अंदर होल्ड कर लेता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक ब्लू कलर आ जाता है. तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि अगर वहाँ स्टार्च प्रेजेंट है और सेल्यूलोज कंटेन नहीं कर पाता कॉम्प्लेक्स हेलिक्सिस को, इसलिए वो I2 को भी होल्ड नहीं कर पाता है. अब ये नीचे इसके डायग्राम दे दिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन का पूरा. जो प्लांट सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है. पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प, जो पेपर होता है वो प्लांट के पल्प से बनता है. और कॉटन फाइबर भी सेल्यूलोजिक होता है. दे आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर. बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स हैं नेचर में. दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स. कैसे काम करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं. अमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स जैसे कि ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन एक्सेट्रा. जो एक्सोस्केलेटन होते हैं आर्थ्रोपोड्स के, फॉर एग्जांपल उनका क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है. किसका बना होता है? काइटिन का. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लो यहाँ से. दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स. और क्या होता है? ये होमोपॉलीमर्स होता है. नाउ मूव ऑन टू न्यूक्लिक एसिड्स. अब आगे बस इसमें कुछ नहीं है, जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट मतलब समझने का आएगा वो एंजाइम्स में आएगा. ये सब तो पूरा आपको रीड आउट ही करना है और समझना है. द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इज इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. दूसरा जो मिला वो क्या था? न्यूक्लिक एसिड मिला. दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. Together with polysaccharide and polynucleotide, these comprise the true macromolecular fraction of any living cell. अभी कह रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स के साथ मिलके और पॉलीपेप्टाइड, ये क्या है? ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है किसी भी लिविंग टिश्यू और सेल का. फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? न्यूक्लियोटाइड. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड और इसी को फिर बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड. तो इसलिए कहा गया है
कि न्यूक्लिक एसिड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स. वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, second is monosaccharide, and the third a phosphoric acid or phosphate. Heterocyclic compound मतलब nitrogen base. Second monosaccharide means sugar, or phosphoric acid means phosphate group. As you notice in figure 9.1, the heterocyclic compound in nucleic acid are the nitrogenous bases named as adenine, guanine, uracil, cytosine, and thymine. Adenine and guanine are the substituted purines, while the rest are substituted pyrimidines. The skeletal heterocyclic ring जो होता है skeletal heterocyclic ring उसे हम कहते हैं प्यूरिन और पैरामिडीन रिस्पेक्टिवली. द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब जो शुगर मिलती है या तो क्या होती है, राइबोज होती है, मोनोसेक्राइड या पेंटोज का, या फिर 2 डीऑक्सी राइबोज. न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग, जो राइबोज होती है वो आरएनए मिलती है और 2 डीऑक्सी राइबोज डीएनए मिलती है. न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे बोलते हैं डीएनए. और जिसके पास राइबोज मिलती है उसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स एज मैंशनड अर्लियर आर द हेट्रोपॉलीमर. अब प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमारे हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड. स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेंट्स. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब इनऑर्गेनिक में क्या है, तुमने बस ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया, खत्म. लेकिन ऑर्गेनिक में क्या चलता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स चलते हैं कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बनता है, किस फिशर में आता है, रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल बेंजीन, नैप्थलीन एक्सेट्रा. अब जो फिजिसिस्ट है वो कॉन्कर करता है 3 डायमेंशनल व्यूज़ में, मतलब उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब तीनों प्लेन देखेगा वो, of the molecular structure, while the biologists describe the protein structure at 4 levels. अब हम जो होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल पर डिस्क्राइब करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी. The sequence of amino acid, that is the positional information in a protein, which is the first amino acid, which is second, इसे एंड सो ऑन, इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. जहाँ पे हमें सीक्वेंस मिले कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर. अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन एंड द लेफ्ट, ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को, जहाँ पे जो लेफ्ट एंड होता है वो रिप्रेजेंट होता है फर्स्ट अमीनो एसिड से और राइट एंड रिप्रेजेंट करता है लास्ट अमाइनो एसिड से. ये लेफ्ट, ये राइट, ये होगा लेफ्ट वाला फर्स्ट अमाइनो एसिड, राइट वाला होगा लास्ट अमीनो एसिड. तो हमें ये याद रखना है कौन सा राइट, कौन सा लेफ्ट. तो protein is imagined as a line, left end represented as the first amino acid and the right end represented by the last amino acid. The first amino acid is called N-terminal. First amino acid को कहा जाता है N-terminal और last amino acid को कहा जाता है C-terminal. तो लेफ्ट वाला क्या है, फर्स्ट अमीनो एसिड, और क्या है वो, N-terminal. राइट वाला क्या है, लास्ट अमीनो एसिड, और वो क्या है, C-terminal. A protein thread does not exist throughout as the extended rigid rod. अब वो ऐसे एक्सटेंड तो नहीं कर सकते पूरा प्राइमरी की फॉर्म में, थ्रेड फोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की तरह, ताकि क्या बन जाता है, स्टेयरकेस की तरह, फिर बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. अब जो थर्ड फॉर्म होगा, मतलब सॉरी, यहाँ तक प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं कर सकता रॉड की तरह, तो थ्रेड फोल्ड हो जाता है हेलिक्स में स्टेयरकेस की तरह. फिर कुछ पोर्शन होता है जो अरेंज हो जाता है, ऑब्वियसली पूरा नहीं होता, कुछ पोर्शन अरेंज होता है. अब प्रोटीन में जो राइट हैंडेड हेलिसेस होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं ज़्यादातर. अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन द थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इन व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. अब जो दूसरे रीजन्स होते हैं प्रोटीन थ्रेड के, वो फोल्ड हो जाते हैं दूसरे फॉर्म में, उन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इट्स सेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन वूल. अब जो कुछ होती है लॉन्ग प्रोटीन चेन, वो कैसे फोल्ड अप हो जाती है, जैसे कि एक वुलन बॉल की तरह, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर लाइक अ वुलन बॉल. फिर आता है दिस गिव अस अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रोटीन. इससे क्या मिलता है, हमें 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है. टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन. यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो कौन सा, टर्शरी स्ट्रक्चर. Some proteins are assembly of more than one polypeptide or subunit.
The manner in which these individual folded polypeptides और सब यूनिट आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कि वो लीनियर है, स्फेयर है, कैसे अरेंज है, इन सब पे। तो ये सब क्या है, कैसे अरेंज हुए, किस तरह से फोल्ड हुए, इन सब से क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड द क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। जब वो टर्शरी से और फोल्डेड होगा और दूसरा स्ट्रक्चर बनाएगा स्क्वायर इन सब की तरह, तो वो आ जाएगा क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। अब जो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन मतलब क्वार्टिनरी का एग्जाम्पल क्या है, जो अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट 4 सब यूनिट्स। कितनी सब यूनिट्स होती हैं, 4 सब यूनिट्स होती हैं। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल होती हैं एक दूसरे से। Hence, 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta type together constitute the human hemoglobin। क्या बनाते हैं, ये ह्यूमन हीमोग्लोबिन बनाते हैं। जो एच बी हुआ, कौन सा स्ट्रक्चर हुआ हमारा, क्वार्टिनरी। एंजाइम्स, अब हम आ गए एंजाइम्स पे। नाउ एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे प्रोटीन्स होते हैं। देर आर सम न्यूक्लिक एसिड डेट बिहेव लाइक एंजाइम्स, और कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। जो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं उन्हें कहते हैं हम राइबोजाइम्स। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, हम एक एंजाइम को लाइन की तरह डिपिक्ट कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। एक एंजाइम भी एक प्रोटीन की तरह ही है जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की तरह एंजाइम के भी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। व्हेन यू लुक एट अ टर्शरी स्ट्रक्चर यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ प्रोटीन chain folds upon itself, the chain crisscross itself, and hence many services or pockets are made। जब वो क्रिस क्रॉस करते हैं, जो बैकबोन बनती है उनको बोलते हैं हम पॉकेट्स या सर्विसेज। वन सच पॉकेट इज़ द एक्टिव साइट। वही चीज़ क्या कहलाई जाती है, वही पॉकेट कहलाई जाती है एक्टिव साइट्स। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की उसे कहते हैं हम सर्विस और पॉकेट जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता है। दस एंजाइम दो दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट्स कैटेलाइज द रिएक्शन एट हाई रेट। जो एंजाइम होते हैं, जो रिएक्शन कैटेलाइज होती हैं, कैसे होती हैं, थ्रू एक्टिव स्टेट के थ्रू। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज। जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बहुत डिफरेंट होता है, बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन। जो एक मेन डिफरेंस क्या है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क करते हैं एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, लेकिन जो एंजाइम होते हैं डैमेज हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस। However, enzyme isolated from organism who normally live under extremely high temperature। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं एक्सेप्शन जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, टेक पॉलीमरेज। स्टेबल and retain their catalytic power even at high temperature up to 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। थर्मल स्टेबिलिटी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए जाते हैं। ये होता है टेक पॉलीमरेज, जो कहाँ से आइसोलेट किया गया था, थर्मस एक्वाटिकस। Chemical reaction, how do we understand these enzymes? Let us first understand a chemical reaction. Chemical compound undergo two types of changes. A physical change simply refers to a change in shape without breaking of bonds। केमिकल कंपाउंड दो चेंजेस में जाता है। एक फिजिकल चेंज जिसमें क्या होता है, शेप में चेंज आता है बिना बॉन्ड को तोड़े, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। दूसरा अनदर फिजिकल प्रोसेस जहाँ पे स्टेट में चेंज आ जाए, स्टेट ऑफ मैटर, जब आइस मेल्ट करती है और वाटर क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। दीज आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस। ये सब क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। हाउएवर जब बॉन्ड टूटता है और कोई नई चीज़ फॉर्म होती है, इसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। जैसे कि ये BaOH का वोल्टेज बेरियम ऑक्साइड टूटता है और H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बनाता है BaSO4 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च होता है इनटू ग्लूकोज इन एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है वो, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से हमें ये पता चला स्टार्च किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, क्योंकि स्टार्च क्या था, स्टोरिंग फॉर्म थी ऑफ ग्लूकोज। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। किस रेट पे चीज़ें बन रही हैं उसे क्या बोलते हैं, रेट।
इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, रेट को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे इन्फ्लुएंस कर जा रहा है, टेम्परेचर से। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो टेम्परेचर मान लो ये 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो रेट है क्या हो जाएगा इसका डब। अगर मान लो आर था तो ये 2 आर हो जाएगा। अगर 20 से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पे, रेट था यहाँ पे 2 आर, तो यहाँ रेट हो जाएगा आर। यहाँ था मान लो आर, तो यहाँ रेट हो जाएगा R/2। तो ये रूल है, अगर 10 डिग्री इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो रेट डबल होगा, और डिक्रीज होगा तो रेट हाफ हो जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कैटेलाइज रिएक्शन प्रोसीड एट रेट वेस्टली हायर देन द अनकैटेलाइज वंस। मतलब जो कैटेलिटिक रिएक्शन है वो जल्दी परफॉर्म होती है एज कम्पेयर टू अनकैटेलाइज रिएक्शन। जब एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन ऑब्जर्व की जाती है तो रेट वुड वास्टली हायर देन सेम बट अनकैटेलाइज रिएक्शन। तो यही कह रहे हैं कि जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है वो जल्दी होती है, जो कैटलिस्ट के एब्सेंस में होती है वो देर से होती है। जैसे कि ये एस रिएक्शन है, ये विदाउट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और यही अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो तो बहुत जल्दी हो जाती है ये रिएक्शन। लाइक इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन आवर। अगर यही हम एंजाइम यूज़ कर दें साइटोप्लाज्म में कार्बोनिक एनहाइड्राइज, तो यही रिएक्शन स्पीड हो जाती है ड्रामेटिकली। अबाउट 600,000 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एवरी सेकेंड। कहाँ 200 मॉलिक्यूल्स और कहाँ 600,000 मॉलिक्यूल्स। The enzyme has accelerated the rate of the reaction by about 10 million times. The power of enzyme is incredible indeed. There are 1,000 types of enzymes, each catalyzing the unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction, when each step of it catalyzes the same enzyme complex of different enzymes, is called metabolic pathway. अब इसने कहा कि 1,000 टाइप्स ऑफ एंजाइम हैं जो एक अलग यूनिक और मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है और हर एक स्टेप को कैटेलाइज किया जाए तो उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना is actually a metabolic pathway in which glucose become pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction. When you study respiration chapter 12, you will study these reactions. At this stage, you should know that this is very much metabolic pathway with one or two additional reaction give rise to variety of metabolic end products. In a skeletal muscle, under anaerobic condition, lactic acid is formed. Under normal aerobic condition, pyruvic acid is formed. In yeast, during fermentation, the same path will lead to the production of ethanol alcohol. Hence, in different conditions, different products are possible. Metabolic reaction क्या? Metabolic reactions are those reactions which have several steps to form one product and which have different product on the basis of different conditions. तो ये होती है मेटाबॉलिक पाथवेज और रिएक्शंस। आज के में ये तक रखते हैं, नेक्स्ट एंजाइम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।